गाड़ियों के पीछे मेरे को लेके चला गया और मेरे से बदतमीजी तरीके से बात कर रहा था, कह रहा कि इसको अंदर जाने दे, कट्टे का केस मेरे साथ बदतमीजी करी, यहाँ तक इधर मेरा हाथ वाथ लगाई, यहाँ मेरे कपड़े तक उतारने की कोशिश की। दक्षिणी दिल्ली के ओखला फेस 1 पुलिस थाने से 2 पुलिसकर्मियों की ऐसी शर्मनाक करतूत सामने आई है जिसने पूरे पुलिस डिपार्टमेंट की मट्टी पलित कर दी है। दरअसल गोविंदपुरी संजय कॉलोनी में रहने वाली रेणु कश्यप का आरोप है कि ओखला फेस 1 पुलिस थाने के 2 पुलिसकर्मी धर्मेंद्र और परविंद्र ने रेणु के पति दीपक को झूठे मुकदमे में अंदर कर दिया, जिसके बाद पुलिसकर्मी धर्मेंद्र और परविंद्र ने रेणु के पति को छोड़ने के एवज में रेणु के साथ एक रात बिताना चाहते थे। मामले को रफा दफा करने के लिए 20,000 रुपये का सौदा किया गया। इसके बाद रेणु के पति को छोड़ा, लेकिन बावजूद पुलिसकर्मी का जब मन होता तो दीपक को घर से उठाकर ले जाते थे। पीड़िता ने बताया कि बीते 2 अगस्त को दोनों पुलिसकर्मी उसको और उसके पति को रात 12 बजे ओखला क्राउन प्लाजा होटल के पास बुलाते हैं और पीड़िता को पुलिस पीसीआर में बिठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। शर्म की ये वारदात यहीं खत्म नहीं होती। पीड़िता बताती हैं कि उन पुलिसकर्मियों ने उसके कपड़े उतरवाने की कोशिश भी की। फिर जो परविंदर दत्ता है उसने मेरे को अपनी गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठा के क्राउन प्लाजा की तरफ लेके गया, गोल चक्कर की तरफ। उसने जो मेरे साथ बदतमीजी करी, यहाँ तक इधर मेरा हाथ वाथ लगाई, यहाँ मेरे कपड़े तक उतारने की कोशिश की थी उसने। साथ ही जब पीड़िता ने पुलिसकर्मियों को अपने पति को छुड़ाने के लिए पैसे दे दिए तो दोनों पुलिसकर्मी ने उसके पति से कहा कि वह अभी तो छोड़ रहे हैं, लेकिन वह उसकी पत्नी को एक रात के लिए पुलिस थाने में छोड़ दे। डिप्रेशन में आकर दीपक ने एक वीडियो रिकॉर्ड किया जिसमें उसने पुलिसकर्मियों की सारी हकीकत बयां करी और उसके बाद उसने अपने आप को मौत के गले लगा लिया। बीते एक दिन पहले मृतक के परिजनों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ कैंडल मार्च निकाली जिसमें रेणु को इंसाफ की मांग उठी। देखिए हमारे संवाददाता संदेश सक्सेना की ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं संजय कॉलोनी एरिया में और यहाँ का जो थाना लगता है ओखला फेस 3 लगता है और ओखला फेस 3 थाने के पुलिस कर्मियों की कुछ ऐसी शर्मनाक हरकत सामने आई है जिसको आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। हमारे साथ मौजूद है रेणु कश्यप और इनके साथ जो पूरी वारदात हुई है, किस तरह से आपके पति को टॉर्चर किया गया, तो क्या कुछ हुआ था आपके साथ, किस तरह पुलिस ने आपसे जो छेड़खानी वाली आप बात कह रहे हैं, क्या कुछ हुआ था, पूरी शुरुआत से आप हमें बताइएगा। मेरे पति ऑटो चलाते थे, ऑटो में किसी ने अपने चोरी का सामान रखा था तो मेरे पति वो ऑटो लेके गए, उन्हें नहीं पता था चोरी का सामान है, तो वो उस लड़के 2 अक्टूबर के दिन उस लड़के को पकड़ लिया जो चोरी का सामान लेके गया था और मेरे पति को सोते हुए उठा के लेके गए थे कि उनको तो कोई मिल नहीं रहा था, उनको तो अपना केस बनाना था। मेरे पति को उठा के ले गए सोते हुए, तो फिर उन्होंने वहाँ पे उनको कम से 20-25 आदमी पकड़े होते, सबको छोड़ दिया, लेकिन मेरे पति को नहीं छोड़ा था। उन्होंने उनके ऊपर 5 केस लगा दिए, जबकि उन्होंने ये काम नहीं किया था कभी। 5 केस उन्होंने लगा दिए। हम उनको जमानत पे छुड़ा के लेके आए थे, वहाँ से आके फिर उनको बोल दिया कि ये BC है। तो पुलिस वाले कभी भी आते थे मेरे पति को उठा के लेके चले जाते थे, कभी भी आते थे उनसे यही बोलते थे कि मैं तेरे को पैसे ले ले, ये मुकदमा खा ले, कई फ़ोन ले ले, कई पैसे ले। ये जो आपके पति पे उन्होंने केस लगाया था, ये कब की बात है? ये 2 अक्टूबर की बात है, 2 अक्टूबर की 2021 से जब ये मामला दर्ज किया था उसके बाद लगातार पुलिस आते रहते थे और बिना मतलब उनको बिना मतलब के उठा के लेके जाती रही और ये बोलते रहे कि पैसे ले ले, मुकदमे खा ले। कभी बसंत कुंज का तो कभी कहीं का, कभी कहीं का। जब भी आते थे तभी भी उठा लेते थे, कोई भी बता दे कि हाँ आ गया, आते थे और उठा के लेके चले जाते थे। अब 31 जुलाई को उसने फ़ोन 31 जुलाई को 2022 को परविंदर दत्ता ने फ़ोन करा था मेरे पति के पास। परविंदर दत्ता ने बोला कि तू यहाँ ढलान के नीचे फिर इसके हीरो होंडा शोरूम के नीचे आ जा, पर उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया था। 2-3 बार फिर उसने फ़ोन करा, फिर उठाया, मेरे से बोला कि ऐसे ऐसे बात है, मैंने मना करा, लेकिन वो ज़बरदस्ती फ़ोन करने लगा। फिर मेरे को लेके चले गए कि चल तू भी चल मेरे साथ। हम वहाँ पे गए तो उसने ये बोला कि मैं तेरे को गाड़ी दिलाऊँगा। ये कौन बोलता है? परविंदर दत्ता ने बोला कि मैं तेरे को गाड़ी दिलाऊँगा, 15-20 जो लाख लगेंगे मैं लगाऊँगा, वो कोई आम बात है, पैसे तो मेरे लिए।
उसने ऐसे बोला, फिर गाड़ी से बाहर निकल के आया परविंदर दत्ता। उसने मेरे से बोला कि इसको एक रात के लिए जाना पड़ेगा अंदर। मैंने मना करा, लेकिन मेरे से ज़बरदस्ती करने लगा, कह रहा है कि इसको ज़बरदस्ती तो जाना पड़ेगा। वहाँ पे परविंदर दत्ता ने उसको धर्मेंद्र सिंह को बुलाया, वो अपनी जिप्सी लेके आया, जिप्सी में फेज 3 की चौकी लेके चला गया। फिर जो परविंदर दत्ता है उसने मेरे को अपनी गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठा के क्राउन प्लाजा की तरफ लेके गया, गोल चक्कर की तरफ। उसने जो मेरे साथ बदतमीजी करी, यहाँ तक इधर मेरे हाथ वाथ लगाई, यहाँ मेरे कपड़े तक उतारने की कोशिश की थी उसने। मैं वहाँ से रो के उससे फिर मैंने बोला, फिर मेरे को यहाँ पे हीरो होंडा शोरूम के पास लेके आया, उसने मेरे को छोड़ा। फिर मैं वहाँ से घर भाग के आ गई। फिर 3 अगस्त को 2 अगस्त की रात को 3 तारीख की लग गई थी। मेरे पति बाहर एस ब्लॉक में थे, वो बीड़ी पी रहे होंगे, तो वहाँ पे उनका फ़ोन गिर गया था। फ़ोन उठाया उन्होंने, तो वो आए, परविंदर दत्ता आए और वो आया धर्मेंद्र सिंह आए, उनको उठा कर लेके चले गए। फिर मैं भी यहाँ से गई थी, रात को 12:30 बजे गई थी। मैं गई थी, मेरे चाचा गए थे, ताई थी और एक लड़का और था पड़ोस का। तो हम सब गए थे। उस धर्मेंद्र सिंह ने हम सब से बोला कि मेरे से बोला कि तू साइड में चल, गाड़ियों के पीछे मेरे को लेके चला गया और मेरे से बदतमीजी तरह से बात कर रहा था। कह रहा कि इसको अंदर जाने दे, कट्टे का केस इस पर लगाएंगे हम। कट्टे का केस, मैंने बोला सर ये कट्टे का केस तो आप क्यों लगाओगे? तो उसने बोला है कि इसको जाने दे अंदर, तू मेरा मतलब निकाल, मैं तेरा निकालूँ, तेरी ज़रूरत मैं पूरी करूँगा, मेरी ज़रूरत तू पूरी कर। 100, 200, 500 की ज़रूरत होगी तो मैं तेरे को वो पैसे दूँगा। तो मैंने मना कर दिया और फिर मेरे से वहाँ पे उल्टे सीधा वो बोलने लगा, हाथ वाथ लगाने लगा। वहाँ से हम रात को 3 बजे आए थे फेज 3 चौकी से। चाचा ने मेरे पूछा था, उसने 20,000 की डिमांड करी थी मेरे से, 20,000 मांगे थे, मेरे पास 1 रुपया भी नहीं था। तो मैंने बोला सर 5,000 रुपये हैं मेरे पास, जबकि मेरे पास सिर्फ 2,500-3 हज़ार रुपये पड़ा था। और उसने पी रखी थी, बहुत इतनी पी रखी थी कि उसे बात भी नहीं करी जा रही थी। तो हम वहाँ से आ गए थे रात को। जब उसने बदतमीजी मेरे साथ करी तो हम वहाँ से आ गए। फिर मैं दूसरे दिन जब गई, मेरी मम्मी गई थी मेरे साथ, मेरी मम्मी को मेरे सामने नहीं आने दिया, मेरे को अंदर बुला के मेरी आंखों के सामने मेरे पति को मार रहे थे इतनी बुरी तरह से। और उनसे ये कह रहा है कि अपनी बीवी को एक रात के लिए मेरे पास भेज, तेरे को इसी शर्त पे छोड़ेंगे। अब तो जब तू बीसी है, कभी भी तेरे को। ये दोनों पुलिस वाले उस टाइम मौजूद थे? धर्मेंद्र और कौन था? परविंदर दत्ता, धर्मेंद्र सिंह, दोनों उस टाइम वहाँ मौजूद थे। ये दो पुलिसकर्मी हैं, इनका आरोप है कि उन्होंने इनके पति पर गलत धाराओं में केस दर्ज किया और एक नहीं 4 से 5 केस उन पर दर्ज करे गए और उनको जब मन चाहे उनको बुला लिया जाता था, क्योंकि उन पुलिस वालों की नज़र इन पे थी ताकि इनका मिसयूज़ कर सके और इस तरह से वो इनके पति को लगातार मारते थे, धमकाते थे और टॉर्चर क्या करते थे। क्या किया फिर इसके बाद? उन्होंने मेरे पति को टॉर्चर किया, बहुत बुरी तरह मारा था, जानवरों की तरह। उनके सारे शरीर पे चोट के निशान थे, नीले पड़े हुए, उनसे चला भी नहीं जा रहा था। उन्होंने सिर्फ यही सब कह रहे हम तेरे को इसी शर्त पे छोड़ेंगे, सिर्फ तो अपनी बीवी को हमारे पास भेज। और उनसे बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी, लेकिन उनको मैं कैसे भी करके लेके आ गई थी। तो उन्होंने जब वो मेरे साथ आए तो उनसे नहीं चला जा रहा था, मैं ऑटो में बैठा के लेके आई थी। घर आके उन्होंने मेरे से बोला कि हम मीडिया के पास चलेंगे। तो मैंने बोला रहने दो, ये तो पुलिस से कभी भी खून से निकाल लेते हैं। तो फिर मेरे पति ने दवाई खाना ना खाया, दवाई खा के सो गए। फिर दूसरे दिन जब उनके दिमाग में यही बातें घूम रही थी, डिप्रेशन में इतने आ गए थे, नई बातें बर्दाश्त हो रही थी, मैंने उनसे पूछा क्या हुआ क्या, तो उन्होंने बताया। तो फिर मैंने बोला मैंने कि रहने दो, अब कुछ मत बोलो तुम। तो फिर 4 तारीख की रात को उन्होंने फांसी लगा ली थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस की तरफ से लगातार दबाव बनाया गया। सिर्फ इस लड़की की नज़र जो पुलिस वालों पे थी, इस लड़की की नज़र थी, वो लगातार टॉर्चर कर रहे थे। थाने में ले जाकर इनके पति को मारा जा रहा था और यहाँ तक कि इनके पति को भी इनके साथ गलत काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा था। तो इसके बाद जो इनके पति हैं वो डिप्रेशन में आ गए और डिप्रेशन के बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। अब ऐसे में अब आपका अगला कदम क्या होगा? कल आपने पुलिस के खिलाफ में एक प्रदर्शन किया है, अब अगला कदम आपका क्या होगा? क्योंकि उन पुलिस वालों को सज़ा मिलना बेहद ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आज जो मेरे साथ हो, मैं नहीं चाहती कि और किसी लड़की के साथ हो, और किसी का भी बेटा जाए, और किसी का पति जाए। क्यों मेरे बच्चे तो बिना बाप के हो गए। आज उन्होंने मेरे साथ करा, कल को मैं ये कदम नहीं उठाती, कल को उनकी हिम्मत और बढ़ जाती, और किसी के साथ भी ये काम कर सकते थे। मैं चाहती हूँ कि उन्हें बहुत जल्दी से जल्दी सज़ा मिले। अब आपने इसकी शिकायत आपके जो उस थाने के SHO उनसे की इस चीज़ की थी, उनसे क्या बोले वो?
उन्होंने हम बयान लिखवा लें, लेकिन उन्होंने एफआईआर दर्ज नहीं करी थी। कह रहे कि हम इसी पे कार्रवाई करेंगे। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितनी बड़ी घटना है। लड़की के साथ पुलिसकर्मी, जिसको हम सुरक्षाकर्मी बोलते हैं, वो इस तरह की कायराना हरकत करते हैं, जिसके बाद खुद थाने के एसएचओ एफआईआर दर्ज नहीं करते। अब ऐसे में इनके पास बड़ी मजबूरी है, इनके 2 बच्चे हैं, इनके पति नहीं हैं। अब कहीं ना कहीं ये मजबूर हैं कि किस तरह से उन लोगों पे, उन पुलिसकर्मियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उनको सज़ा दी जाए। अब ऐसे में कल प्रदर्शन किया गया था, अब अगला कदम क्या होने वाला है? जब तक उनको सज़ा नहीं मिलेगी हम चुप नहीं बैठेंगे, चाहे हमारा पूरा जीवन ही निकल जाए। उनको सज़ा तो हम दिलवा के ही रहेंगे। आज नहीं कल तो उनको सज़ा मिलेगी, कभी तो हमारी सुनेंगे। आप मुझे ज़रा बताइए कि आपकी जो शिकायत है, जो कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, उन दोनों की जो खिलाफ में शिकायत दर्ज की है, वो कहाँ कहाँ आपने की? हमने एसएचओ को की थी, एसीपी को की है, डीसीपी को की है। अब वो देखो कैसी कार्रवाई करते हैं, क्या कार्रवाई करते हैं। अभी उन्हीं के कितना दिन हो गए हैं ये शिकायत की? शिकायत करे हुए 12 तारीख को शिकायत की है, और आज आप देख लीजिए 25 तारीख है, 26 तारीख है, आज 12 तारीख को की है। अभी 14 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है उनके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और ना ही वो लोग जो हैं ये फैसला करने की कोशिश कर रहे हैं कि फैसला कर लो, इसको यहीं दबा दो केस को यहीं। फैसले के लिए कौन बोल रहा है आपसे? फैसले के लिए बहुत लोग आ रहे हैं हमारे पास, अड़ोस पड़ोस के सब लोग आ रहे हैं। उन लोगों से मिले हुए जो लोग हैं, उन लोगों से वो आ रहे हैं, फैसले के लिए बोल रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरह से इन्होंने शिकायत करी है उन दोनों पुलिसकर्मी पर, बाकायदा इन्होंने शिकायत दर्ज करवा रखी है एसीपी, डीसीपी को और जिला अधिकारी को यहाँ पे शिकायत दे रखी है, लेकिन बावजूद पुलिस थाने से लोग इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, इनको धमकी दे रहे हैं कि किसी तरह से मामला रफा दफा करवा दिया जाए। आप मुझे बताइए, दिल्ली महिला आयोग में आपने शिकायत दर्ज करवाई है, कितना समय हो गया और क्या कुछ वहाँ से आश्वासन दिया गया आपको? वहाँ से तो अभी कोई आश्वासन नहीं दिया, सिर्फ वहाँ से कंप्लेन लिख के ले गए हैं, और उसके बाद से कोई कार्रवाई नहीं, कोई पुलिस वाले नहीं, कोई कुछ नहीं। मतलब केस को कोई बिल्कुल ज़रा सा भी 1% 2% ऊपर नहीं जा रहा, बिल्कुल नहीं जा रहा। केस जहाँ का वहीं है, केस के लिए कोई भी नहीं आगे आ रहे हैं। कोई जो जिम्मेदार इंसान है, वो इंसान अपनी गलती नहीं मान रहे। हमारी बहू है, उनको इंसाफ नहीं दे रहे। उनको जो हमारा जो बेटा ख़त्म हो गया, जो हमारे भाई साहब जी का लड़का था, उनको इंसाफ नहीं मिलेगा। ये बच्चे अकेले बहू कैसे पालेगी? कितनी बहुत बड़ा सवाल है। कमाने वाले ही अगर ना रहे तो इन बच्चों की परवरिश आखिर कौन करेगा? ऐसे में कल प्रदर्शन किया गया था पुलिस थाने के बाहर। अब इंसाफ आसानी से मिलने वाला नहीं है, तो अगला कदम आपका क्या होगा और किस तरह से आप अपने जो प्रदर्शन किया जा रहा है उसको मजबूती लेकर जाएंगे? हम दोबारा प्रदर्शन करेंगे, और जब तक नहीं होगा फैसला हमारा, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, जब तक हम ये प्रदर्शन करते रहेंगे। क्योंकि सरकार पे ये नहीं है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखा रहे, कि यहाँ पे झुग्गी झोपड़ी है तो समझते हैं कि किसी की जान का कोई वैल्यू नहीं है, कोई मोल नहीं है। किसी को भी कैसे बोल लो, किसी से भी कैसे बदतमीजी बोल लो। यही चीज़ अगर उन पुलिस वालों कर्मियों के परिवार के साथ होता तो कितना बड़ा एक्शन होता। मीडिया देखती इस चीज़ को, उनके घर वाले देखते, उस टाइम इस चीज़ को दबाया नहीं जाता। अब जब ये घटना हुई है, जो उनकी मौत हो गई है, तो अब ऐसे में क्या पुलिस वाले फिर से आ रहे हैं, आप पे दबाव बना रहे हैं ऐसा? बिल्कुल, पुलिस वाले तो अपना कोई काम कर ही नहीं रहे। वो सिर्फ एक दिन आए थे, मोबाइल जिसमें वीडियो थी वो जब्त करके ले गए, और एक लिखित कागज़ पे हाथ से जो लिखते हैं इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में, हाथ से उन्होंने कागज़ से लिख के दे दिया और बाकायदा सिग्नेचर करवा के हमारी बहू से लेके चले गए। उसके बाद से कोई नहीं आया है। सब सिर्फ वहीं बैठे हुए हैं, वहीं से सोच रहे हैं कि सब काम वहीं से निपट जाए, इंसाफ ना मिले, इस बात को दबा दिया जाए। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगे? उनको सज़ा दें और मेरे पति को इंसाफ दें। कि मैं अकेले तो अपने बच्चों की नहीं परवरिश कर सकती, कि जो मेरे कमाने वाला था वही मेरे पास नहीं है। मैं नहीं होती, मेरे पति तो अपने कमा के अपने बच्चों को देखते, उनके पढ़ाई लिखाई का सबका सहारा बनते, अपने पापा को भी देखते। जब वही नहीं है, वो अब मैं किस को देखूं? अपने बच्चों को भी नहीं देख पा। वो अकेले लड़के, वो अकेले ही थे। अब मैं अपने आप को नहीं देख पा रही, तो मैं अपने बच्चों को क्या देखूंगी, अपने ससुर को क्या देखूंगी? मैं बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का जो उन्होंने छीना है वो मुझे मिलना चाहिए।
आज मैं उनकी वजह से मेरे बच्चों को भी खतरा है, मेरे को भी खतरा है, यहाँ तक मेरे ससुर को भी खतरा है। उनकी वजह से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कहीं। अगर कुछ होता है तो उनके जिम्मेदार भी वही लोग होंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पीड़ा है वो शब्दों में नहीं बयां की जा सकती, लेकिन कहीं ना कहीं अब इनको डर सता रहा है कि कहीं कुछ ऐसा इनके परिवार वाले हैं उन पर कहीं हमला ना करवा दें पुलिसकर्मी, जिस तरह से उनको शिकायत दर्ज की है। अब कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये भी है, जब घर का ही एक लौता लड़का इस तरह की वारदात को अंजाम दे देता है, इसके बाद इनके बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, इनके ससुर जी हैं, तो अब जो पूरी जो जिम्मेदारी थी उन्हीं के ऊपर थी, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। तो अब ये मांग करती हैं दिल्ली सरकार से, मोदी सरकार से, ये कहती हैं कि उनको इंसाफ दिलवाया जाए और इनके बच्चों का कैसे इनका भरण पोषण कर पाएंगे उसका भी खास तौर पर ध्यान रखें। कैमरामैन आदिल के साथ मैं संदेश सक्सेना, W2H न्यूज़, दिल्ली। अब ऐसे में पीड़िता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र की मोदी सरकार से इंसाफ की गुहार लगा रही है। उसका कहना है कि जब तक सरकार ऐसे पुलिस वालों को सजा नहीं सुनाते और तब तक रेनू को इंसाफ नहीं मिल जाता, वह अपनी लड़ाई जारी रखेगी। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जब क्राइम होता है तो उम्मीद करते हैं कि पुलिस उनकी मदद करेगी, लेकिन जब पुलिस ही महिला की आबरू के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करे तो उसके साथ क्या करना होगा। पीड़िता ने बताया उसने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के उपराज्यपाल, दिल्ली पुलिस कमिश्नर समेत दिल्ली महिला आयोग जैसे तमाम जगहों पर पुलिसकर्मी के खिलाफ शिकायत दी है। अब देखना यह होगा कि शिकायत पर कब एक्शन होगा और रेनू को इंसाफ आखिर कब तक मिल पाएगा।